क्या हमारे नेतागण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं सर। शाम को 6 बजे उन्होंने ये आदेश निकाला है कि एक दिन के लिए, यानी कि 1 अगस्त को एक दिन के लिए खोली जाएगा पोर्टल। लेकिन हजारों किसान जब अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस पोर्टल पे हजारों किसान कैसे उस पर कर पाएंगे? और ये नहीं उतरेगी तब तक हवाई बातें होंगी। हमारा बजट, हमारी नीतियां बिल्कुल रेटोरिकल अंदाज में लोगों के समक्ष जाएगी। जब इसकी स्थापना हुई थी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था, तो उसमें इस बात की एक कोशिश थी कि गैर आदिवासी बच्चों के समकक्ष इनको भी वो तमाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर दिए जाएं, हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि गैर आदिवासी बच्चों और इनके बीच की जो गैप है वो खत्म हो सके। सबलीकरण इसका एक दूसरा हिस्सा था सर। हमारे यहाँ झाझा, बेलाटांडी, रामनगर, पश्चिमी चंपारण, अघौड़ा, खामखुर्द, कैमूर में 3 स्कूल हैं सर। इन तीनों स्कूल की आपको कहूँ हालत तो मौलिक और आधारभूत संरचना नहीं है, शैक्षणिक और स्टाफ की कमी है, शैक्षणिक सामग्रियों की कमी है और उसके बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। हाशिए के वर्गों के लिए अगर हम कोई पहलकदमी लेते हैं तो उसमें हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सर, एक छोटी टिप्पणी करूंगा। इस सदन में पहले भी कहा है कि एकलव्य जब नाम रखा गया सर तो थोड़ा अप्रीतिकर लगा। एकलव्य की जिंदगी बहुत बुरी गुजरी थी सर, बहुत दंश झेलना पड़ा था। और आज के दिन में मैं कहूं सर, आज के एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है सर, उसको एनएफएस करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब एक सामूहिक चिंता के आधार पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमने कोई ऐसी व्यवस्था विकसित की है तो उस व्यवस्था में हमारे सरोकार परिलक्षित हों, क्योंकि जब तक हाशिए के समूहों, वर्गों को लेकर के हमारी चिंता जमीन पे नहीं उतरेगी तब तक हवाई बातें होंगी। हमारा बजट, हमारी नीतियां बिल्कुल रेटोरिकल अंदाज में लोगों के समक्ष जाएगी। ये सदन वो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सदन की कि एक संदेश दे, आदिवासी हो, पिछड़े हो, दलित हो, उन सब के लिए कि आपकी शिक्षा, आपके अवसर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो गणना भी कराई जाए। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। श्री नारायण कोरागप्पा, demand for construction of a tunnel on National Highway 75 at Siddhi Ghat, Karnataka। धन्यवाद महोदय। मैं ये कर्नाटक का विषय, मैं ये कन्नड़ में बात करता हूँ। ये हमारा कर्नाटक से मैंगलोर के लिए नेशनल NH 75 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए मैं कन्नड़ में कहता है। ये 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಘಟ್ಟ ಇದು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, MCF ಇದೆ, MRPL ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಬಸ್ಸುಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಬಸ್ಸುಗಳು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಬಂದಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ನ 26 ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ವಯಾ ಕೇರಳ ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 27th ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 4 ವೇ ಅಪ್ ಟು 237 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ 4 ವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 263 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 23 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಈ 23 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಪುಣೆ
ಬಾಂಬೆ ಇರುವ ಥರ ಟನೆಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ಮಧ್ಯೆ ಶಿರಾಡಿ, ಸಂಪಾಜಿ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ 3 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. 3 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನವಿ, ಟನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 23 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಟನೆಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. Shri Shambhu Saran Patel demand to ease the credit card closure process across the country. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के सर्विस के संबंध में बोलने का मौका दिया है। महोदय, क्रेडिट कार्ड रखना जहां आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है, उसके जहां फ़ायदे हैं तो बहुत नुकसान भी है। क्रेडिट कार्ड मिल तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन अगर उसे बंद करना हो तो बहुत लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहें कि बैंक के सभी शाखाओं में क्रेडिट कार्ड संबंधी एक हेल्प डेस्क हो, जिससे कि कस्टमर जाएं और अगर उनको अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना हो तो सारे ड्यूज क्लियर करके उसको बंद करवा पाएँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है महोदय। होता क्या है कि जब आप क्रेडिट कार्ड तो इजी मिल जाता है, लेकिन बंद करवाना हो तो बोला जाता है कि आप ऑनलाइन संपर्क कीजिए। ऑनलाइन जाने पे कभी कहता है 1 दवाइए, 2 दवाइए, 5 दवाइए, वो दवाते रह जाता है, उसका कभी बंद नहीं होता है, जिसके कारण उसका सिविल जो है इफेक्ट पड़ता है और जो दूसरे लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड उसका ड्यूज दिखाया जाता है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि बैंक के प्रत्येक शाखा में क्रेडिट कार्ड को बंद करने या क्रेडिट कार्ड को देने संबंधी एक डेस्क हो, जिससे कि कस्टमर इजी जाके अपना क्रेडिट कार्ड बंद या ले सके। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय श्री शंभू शरण पटेल जी। माननीय डॉक्टर वान विराय खारलुखी डिमांड टू एक्सपेडाइट द नोटिफिकेशन प्रोसेस for new land custom station between India and Bangladesh. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. In one of my 0 hours, I spoke on the Look South policy for my state, Meghalaya. Sir, the Look East or Act East policy for Meghalaya is too far a distance, approximately 500 kilometers. South of Meghalaya is Bangladesh, and we have a common boundary of 400 kilometers, sir. Well, sir, to facilitate this Look South policy, I would request the government to open up new land custom station between India and Bangladesh. I strongly believe that the establishment of new land custom station will significantly benefit both our state and also our country, sir. Sir, the introduction of new land custom station will provide substantial employment and also will greatly enhance the economic growth of my people in Meghalaya. This will also facilitate trades and strengthen economic ties between India and Bangladesh, sir. Sir, it will contribute positively to the overall economic growth of not only my state, but our country, India, sir. Sir, report and inspection have already been done by the state of Meghalaya and also by the Custom Department of the Government of India, sir. So, through you, sir, I would like to request the government to expedite the notification process of the new land custom station in my state, sir. Thank you, sir. Thank you, Mani Dr. Van Viray ji. Mani Dr. Sikandar Kumar demand to accelerate the work related to the construction of tunnel between Bangna and Dhaneka in Himachal Pradesh. उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे के कार्यों में तेज़ी लाने व बंगाणा से धनेटा के बीच टनल का निर्माण करने हेतु आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य किसी चुनौती से कम नहीं है। केंद्रीय सरकार का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
जिस प्रकार से 4 लेन व हाईवे का निर्माण कर दूरियों को पाटने का काम कर रहा है वह सराहनीय है। महोदय, हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं पोषित 2 4 लेन परमाणु शिमला व मटौर शिमला का कार्य प्रगति पर है। इन 4 लेन्स के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों के लिए भी प्रगति के द्वार खुलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हिमाचल प्रदेश में जनहित से जुड़े 2 बातों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। नंबर 1, उन्ना से हमीरपुर वाया बंगाना धनेटा कांगू हमीरपुर सड़क के मध्य बंगाना से धनेटा के बीच टनल का निर्माण होने से उन्ना से हमीरपुर के बीच दूरी लगभग 15-20 किलोमीटर कम हो जाएगी। इन स्थानों में लोग दूर दूर से बाबा बालकनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता ज्वाला जी मंदिर, बाबा बालक रूपी के दर्शनों के लिए आते हैं। इस टनल के निर्माण से श्रद्धालु व आम जनमानस कम समय में बेहतर यातायात सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। दूसरा, वर्तमान समय में केंद्र द्वारा पोषित मटौर धर्मशाला से शिमला 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। इस 4 लेन के बनने से धर्मशाला शिमला व परमाणु से शिमला की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आपके माध्यम से मैं केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि इन 4 लेन्स के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इस बारे में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए जाएं, ताकि जल्द से जल्द इन 4 लेन्स का कार्य पूर्ण हो तथा बंगाना से धनेटा के बीच टनल का निर्माण भी शीघ्र से शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, डिमांड फॉर इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ऑफ मध्य प्रदेश इन सेलिंग मूंग क्रॉप। जी, तो इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होगा सर? मूंग क्रॉप। जी, मूंग क्रॉप। मूंग क्रॉप। मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले 5 वर्ष में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के माध्यम से करती है। इस साल मध्य प्रदेश में मूंग की फसल खरीदने के लिए जो पंजीयन किसानों द्वारा किए गए थे, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ करके अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई थी। विगत वर्ष किसानों से प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे इस साल प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कर दिया गया। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया। अधिकतर समय सर्वर डाउन है, तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से पोर्टल बंद रहा तथा अधिकांश किसान अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए। इस बीच 22 जुलाई को किसानों के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग अचानक बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित रह गए। इसी बीच में परसों के रोज, क्योंकि बुधनी पे उपचुनाव होने वाला है, 4 घंटे के लिए स्लॉट खोला गया। जिन किसानों ने अपना स्लॉट बुक करा दिया था, उनको भी या तो जो बोरा समाप्त होने की बात कही जा रही है या उनकी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है। हजारों ट्रैक्टर लोगों खड़े हुए हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो जाने के बाद भी तुलाई नहीं हो रही है। गोदामों के सामने हजारों ट्रैक्टर कतारें लगी हुई हैं। बारिश के कारण मूंग भीगने से अंकुरित हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कुल अनुमानित उत्पादन का केवल 18% ही उपार्जित हो सका है। परिणाम स्वरूप या तो किसानों की फसल नष्ट हो रही है या फिर किसान अपनी मूंग की फसल को व्यापारियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसे लेकर किसान आंदोलित हैं। उनसे द्वारा पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाने, जिनके स्लॉट बुक हो गए उनकी फसल की तत्काल तुलाई कराने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह इस मामले से अनदेखी कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा किसानों की समस्या का समाधान करने का निवेदन करता हूं। सहयोग से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के किसान मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे ये 0R जब पुटअप किया तो कल शाम को 6 बजे उन्होंने ये आदेश निकाला है कि एक दिन के लिए, यानी कि 1 अगस्त को एक दिन के लिए खोली जाएगा पोर्टल। लेकिन हजारों किसान जब अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस पोर्टल पे हजारों किसान कैसे उस पर कर पाएंगे और कैसे? पूरा खेल है
व्यापारियों को सस्ता बेचने के लिए मजबूर करे किसानों को, और किसान जो व्यापारियों से महंगा जो है तुलवा कर खरीद लें। हजारों करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। नहीं, प्लीज नो, नथिंग इज गोइंग। माननीय श्री बिक्रमजीत सिंह साहनी, demand for allocation of funds under the Khelo India scheme in proportion to the players' participation in international tournaments from respective states. Chairman, sir, first of all, I would like to congratulate Sarabjot Singh and Manu Bhakkar, two athletes from Punjab and Haryana, for bringing laurels to the country by winning 2 medals in shooting for India in Paris Olympics 2024. Sir, I stand in this august house to bring to your kind attention a matter of significant concern regarding judicious allocation of under the Khelo India scheme. As we celebrate the achievements and potential of our athletes on the global stage, it is crucial to address the disparities that could undermine our efforts in nurturing and promoting sports excellence. In the ongoing Paris Olympics, states like Punjab, for example, have demonstrated remarkable prowess and commitment. Out of 117 national contingent which is sent to Paris, Punjab have contributed 19 athletes and Haryana have contributed 24, for example, which represents about 20% each of our Olympic participants. This achievement underscores these states' dedication to sports and its capacity to produce top-tier talent. However, you will be astonished to note that there is concerning imbalance when we examine the allocation of funds under Khelo India scheme. Punjab have been allocated only meager sum of 78 crores, which is 3.5% of the allocation. कहाँ वो 117 में 20 और 24 एथलीट भेज रहे हैं, उनको 78 करोड़ और या 60 करोड़ मिला पंजाब हरियाणा को, कई स्टेट्स को 428 करोड़ मिला। जो इनको 428 मिला साहब, उन्होंने 2 एथलीट भेजे। तो इसको मैं, खेल मंत्री शायद हैं, तो इनको जो हो गया सो हो गया, अब इसको आज ही सुधार लगाइए। और ये ऐसे वितकरा किसी स्टेट, मेरिट भी कोई चीज़ है, डेमोक्रेसी है, किसी निज़ाम से चलिए। जो स्टेट ज़्यादा कॉन्टिजेंट भेजती है, जो स्टेट ज़्यादा मेडल जीतती है, उनको प्रो रेटा पे फंड्स एलोकेट होने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर इज़ ऑल्सो हेयर, शी इज़ म्यूजिंग। तो आई थिंक फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 400, ये मैंने आपको बात कही। और एडुकेट फंडिंग इज़ इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग अवर एथलीट्स, क्योंकि यूथ जो हमारा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वी मस्ट इंगेज अवर यूथ इन pursuits like sports to keep them fit and not to fall prey to any vices like drugs. तभी हम कह सकेंगे चक दे इंडिया। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री बिक्रमजीत सिंह जी। माननीय श्रीमती संगीता यादव जी, concern over depletion of number of water bodies and ponds in the country due to illegal encroachment and construction. माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे तालाब के संरक्षण के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी लोगों का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आकर्षित करना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? आज गांव और तहसील पर तालाबों को पाट कर घर बनाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में जारी है। तालाबों पर लगातार कब्जा होने से न केवल माननीय बल्कि जीव जंतु और हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही हानि पहुंच रही है। वर्षा का जो जल तालाब में इकट्ठा होना था, अब वो तालाबों के अभाव में जल भराव की समस्या जगह जगह हो रही है। तालाबों पर कब्जा करने में भूमाफिया भी शामिल है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने समय समय पर इसमें कई कठोर नियम बनाए हैं, इसके बावजूद भी तालाबों पर अवैध कब्जा लगातार जारी है। जल शक्ति मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में मौजूद वाटर बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे तालाब हैं, जिनका हिस्सा करीब 59.5% है, यानी आधे से ज़्यादा है। तालाब आज पानी का बहुत बड़ा पहले भी स्रोत था, आज भी बना हुआ है, जिसकी अनदेखी हो रही है। एक मैं मीडिया का खबर भी यहाँ पे देना चाहूँगी। नोएडा में 211 तालाब थे जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। एक और मीडिया का ही खबर है जिसमें 24 अप्रैल 2024 का ही है
इसमें बताया गया है कि देश में लगभग 2.5 लाख तालाब गायब हो चुके हैं। सभापति उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों लोग से निवेदन करना चाहती हूं कि हर तहसील में तालाबों की सूची बनाकर उनकी जांच कराई जाए, सूची को आम जन के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। और जब मैं चौचरा में विधायक थी तो मैंने इस पर काम किया भी था और ये काफ़ी सफल भी रहा था। सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि भू माफियाओं को पे सख्त नियम बनाकर उन पर भी कार्रवाई की जाए और जल संरक्षण कर देश को पर्यावरणीय संकट से बचाया जाए। नमस्कार। धन्यवाद माननीय संगीता यादव जी। माननीय डॉक्टर भीम सिंह जी, कंसर्न ओवर नॉन कंप्लायंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट बाय सम प्राइवेट स्कूल्स इन बिहार। माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक सामाजिक समस्या की ओर आपका, सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हूं। महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए इस संबंध में जो प्रावधान था संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था, वहाँ से निकालकर अनुच्छेद 21A के रूप में मौलिक अधिकार में शामिल किया। इस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में प्रावधान है कि जो भी निजी विद्यालय हैं वो विद्यालय भी गरीब बच्चों 25% अपने सीट के 25% सीट पर गरीब बच्चों का नामांकन कराएंगे। लेकिन बिहार में और ख़ास करके जो मिशनरी स्कूल हैं उनके द्वारा इसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ये मिशनरी स्कूल एक तरह से शिक्षा माफिया के रूप में उभर गए हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, देश के अन्य जगहों पर हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बिहार की बात करूँ तो वे विद्यालय जो मिशनरी स्कूल हैं वे नामांकन नहीं ले रहे हैं। हमने एक विद्यालय के प्राचार्य से इसके लिए बात किया, सेंट माइकल स्कूल दीघा पटना। प्राचार्य ने साफ कह दिया कि हम अपने नियम से चलेंगे, सरकार के नियम से नहीं चलेंगे। हमने उन्हें समझाने के लिए उनसे मिलने के लिए समय मांगा, उन्होंने समय देने से भी इनकार किया। तो मेरा सरकार से और आपसे निवेदन है सदन से कि ये जो इस तरह के स्कूल हैं, जो निजी विद्यालय हैं, जो मिशनरी स्कूल हैं, जो सरकार से तरह तरह के लाभ उठा रहे हैं, जमीन का आवंटन तक सरकार की है, वे विद्यालय नामांकन 25% की सीटों पर नामांकन नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे मिशनरी स्कूलों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सदन द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो प्रावधान है 25% गरीब बच्चों का नामांकन हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। थैंक यू माननीय डॉक्टर भीम सिंह जी। माननीय श्री जावेद अली खान, concern over depriving minorities from the benefits of the grant available for the marriage of daughters of poor people belonging to other backward classes। धन्यवाद उपसभापति जी। संविधान के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है और संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कल्याणकारी राज्य से हमारा आशय ये है कि गरीब लोगों के लिए, खास तौर से दलितों और पिछड़ों के लिए, राज्य उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हमारा आशय ये है कि धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। मेरे हाथ में एक बैठक की सूचना का परिपत्र है जो जिला अधिकारी संभल से मुझे प्राप्त हुआ था। एक बैठक थी सर, और वो बैठक थी
अन्य पिछड़े वर्गों की निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना की समीक्षा और स्वीकृति। उस बैठक के परिपत्र का जो मजमून है उसकी पहली लाइन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग, अब ब्रैकेट शुरू होता है, आप ये डॉक्यूमेंट रखेंगे यहाँ। पिछड़ा वर्ग छोड़कर, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के अनुदान योजना के अंतर्गत फला तारीख को बैठक है और आप इसमें आमंत्रित हैं। माननीय जावेद जी, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ दे देंगे। मैं दूंगा, मैंने मंत्री जी को पहले ही दे रखा है, बैठे हैं मंत्री जी, उनके पास है डॉक्यूमेंट। सर, प्रश्न ये है कि अन्य पिछड़े वर्गों की एक सूची मंडल आयोग ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी तैयार की हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर धर्म के नाम पर सिलेक्शन नहीं होता। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन किसी योजना को कार्यान्वयन करते वक्त उससे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को छोड़ करके परिपत्र जारी करना, मुझे लगता है ये पक्षपात है, ये द्वेष की भावना से किया जा रहा है। सर, मैंने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार किया और मैंने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री को तुरंत फोन किया। वो राज्यसभा में रहे हैं, नरेंद्र कश्यप साहब, उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मित्रवत मेरे संबंध हैं उनसे, मैं आपको चैम्बर में आकर के बता सकता हूं, यहां नहीं बता सकता। उसके बाद मैं दिल्ली आया तो मैंने माननीय समाज अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी से संपर्क किया, उनको ये परिपत्र दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ किया, इनके सचिव का फोन मेरे पास गया कि क्या मसला है। मैंने पूरा मसला बताया कि इस प्रकार से ये स्थिति है। सर, मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की योजना में अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाए। और मंत्री जी अगर इंटरवेंशन करना चाहें तो कंसर्न ओवर devastation caused by floods during rainy season in the district of Haridwar. Dr. Kalpana Saini, please. धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय उपसभापति महोदय, जिला हरिद्वार में वर्षा ऋतु के दौरान बहने वाली नदियों में बाढ़ आना एक गंभीर और पुनरावृत्तिमूलक समस्या है। यह बाढ़ लोकसभा की 3 विधानसभाओं के क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। हर साल इस बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और आर्थिक नुकसान होता है। सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में जो तटबंध निर्मित है वह केवल जिला हरिद्वार के ग्राम मथाना तक ही सीमित है। इस तटबंध की लंबाई केवल 8 किलोमीटर है। यदि इस तटबंध को जोगावाला दल्लावाला होते हुए और 12 किलोमीटर उत्तर प्रदेश सीमा तक बढ़ा दिया जाए तो बाढ़ से क्षेत्रीय जनता की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इस विस्तार से लोगों को सीधे लाभ होगा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ के कारण काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, जिसमें फसलें, मकान और आधारभूत संरचना भी शामिल है। आदरणीय सभापति जी, बाढ़ से प्रभावित अधिकांश गांव अत्यंत पिछड़े हैं जो कि कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। ग्राम मथाना से जोगावाला दल्ला होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक तटबंध का निर्माण न होने के कारण लक्सर ब्लॉक के अधिकांश ग्राम बरसात के दौरान प्रत्येक वर्ष जलमग्न हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों की फसल के साथ साथ जनहानि, धनहानि तथा ग्रामीणों के पालतू पशु को भी हानि पहुंचती है, जिस कारण क्षेत्र का जनमानस प्रभावित रहता है। क्षेत्रवासियों का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार के जल शक्ति विभाग से इस कार्य को प्राथमिकता से करवाने का विनम्र अनुरोध करती हूं, ताकि मेरे क्षेत्र के लोग सुरक्षित रह सकें और उनके जीवन में स्थिरता आ सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कल्पना सैनी जी। माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी, डिमांड टू इंक्लूड आसाम्स चारिदेव मोइदम्स द ओल्ड माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। Thank you, Chairman, sir. I am grateful. It is the proud moment for every Assamese and people of Assam and India, equally India, on 26 July, UNESCO declared Saraido Modam of a 700 years old Saraido Modam was sited in the World Heritage Center. Earlier,
Manas Abhyayanya and Kaziranga National Park also listed in the UNESCO list. But this is the first time a historical site was listed in the UNESCO. The old Saraida Moidan, the mound burial system of great Ahom dynasty. And Saraido was the kingdom of Saraido was the capital of Ahom kingdom, which was ruled by Saolong Chupaha in 700 years ago. According to Article Survey of India, sir, this site, Saraido Modam, have been explored 900 royal burials and 386 burials, sir. From 18th century, Ahom kingdom decided to adopt Hindu system in their burial system, sir. Sir, when NDA came to power in Assam in the year 2014, then Article Survey Minister of Assam, Keshav Mohanto, approached Article Survey of India to move the issue to the UNESCO. Then Assam Chief Minister in the year 2019, Dr. Himanta Biswa Sarma, in 2019-20, he wrote a letter to Honorable Prime Minister regarding this issue. And Honorable Prime Minister took the all initiative, and with the recommendation of the Honorable Prime Minister, Archaeological Survey Department of India has moved this dossier sent to the UNESCO, and on 26 July, UNESCO has declared Saraido Moidam is a UNESCO World Heritage Site. So this is the sort of Ahom Kingdom. Earlier, their birth system was different. From 18th century, they have the Ahom Kingdom adopted. Ahom Kingdom who defeated Mughal for 17 times, who defeated only one kingdom in India, who defeated Mughal 17 times. This Ahom Kingdom from Thank you, Manya Virendra Vaishya ji. Manya Srimati Dharmshila Gupta, please. Please, Manya Dharmshila Gupta, demand for restoration and conservation of water bodies in Mithila region in Bihar. Nothing is going on record. Please, you associate with him. Please, no. You please speak. Nothing is going on record. Please. सभापति महोदय, मुझे सदन में बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार के माता सीता की नगरी मिथिलांचल से आती हूँ। मिथिला की एक कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, ई थिक मिथिला के पहचान। महोदय, मैथिली भाषा की यह कहावत इस क्षेत्र के संपन्न प्राकृतिक वातावरण और यहाँ के लोगों के जीवन में तालाब के महत्व को रेखांकित करती है। कहावत की पहली पंक्ति का आशय है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में कदम कदम पर तालाब होने की परंपरा रही है। इन तालाबों में मखाना, मछली और पान का उत्पादन होता रहा है। इसके बावजूद भी ये तालाब संकट में आ गए हैं। इस तरह से रोजगार के कई साधन समाप्त के कगार पर जा रहे हैं। महोदय, स्थानीय जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी मिथिला के तालाबों को विकास की नज़र लग गई है और ये विलुप्त होने लगे हैं। महोदय, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पिछली सरकारों में जंगल राज के चलते मध्यम और छोटे तालाब 2-3 दशक पहले ही समाप्त हो गए थे। महोदय, तालाबों के विलुप्त होने के कारण पेयजल की किल्लत शहरों में होने लगी है। स्थिति यह हो गई है कि हैंडपंप सूखने लगे हैं। यहाँ के तालाब भूजल को रिचार्ज करते थे और कभी पेयजल कम नहीं पड़ता था।
एक एक कर तालाब खत्म होते गए और मिथिला में पेयजल की किल्लत हो गई। मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि विलुप्त हुए तालाबों को अपनी पुरानी स्थिति में लौटाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाए और बचे हुए तालाबों के जीर्णोद्धार पर काम किया जाए, जिससे बिहार सहित मिथिलांचल में भूजल स्तर में सुधार हो और पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती धर्मशिला जी। माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी, डिमांड टू फाइनेंशियली सपोर्ट एंड इनकरेज इंडिजिनियस स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, रेसलिंग, बैडमिंटन एक्सेट्रा इन द कंट्री। धन्यवाद महोदय। पहले तो खेल के विषय में बोल रही हूँ तो पहले मैं इस सदन में अभिनंदन करना चाहती हूँ मनु भाकर का, जिन्होंने 2 बार 100 साल में पहली बार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल मिलाया है, तो उनका अभिनंदन। और एक महिला है वो तो उनका करना चाहती हूँ। सर, खेल सभी लोगों के लिए एक आस्था का विषय है और इस देश में कुश्ती हो, कबड्डी हो, हुतुतु हो, सभी खेल बरसों से खेले जा रहे हैं। और कुश्ती में जो सर्वोच्च सम्मान है वो 1958 में 1958 में शुरू हुआ था, जिसका नाम था हिंद केसरी। और वो हिंद केसरी सम्मान जिसको मिलता है वो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। महाराष्ट्र में हिंद केसरी मल्लों को 25 साल पहले 6,000 रुपये मानधन दिया जाता था। पहले 1 साल पहले उसका 15,000 रुपये बढ़ाने का फैसला सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन 11 साल से हमारे पहलवान, हमारे मल्ल जो इनको हिंद केसरी प्राप्त हुआ है, वो बेचारे वेट कर रहे हैं, उनको ना मानधन मिला ना बढ़ावा मिला। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ सर, बढ़ती महंगाई और आज मेडिकल की जो व्यवस्था है, इतनी महंगाई हो गई है, तो उन लोगों को थोड़ा देखभाल करने की ज़रूरत है। हाल ही में हमने क्रिकेट में विश्व चषक जीता, जिसके लिए बहुत बौछार हुई पैसों की। 125 करोड़ सरकार ने दिए, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने 11 करोड़ दिए, उनको मिले इसलिए हमें दुख नहीं है, लेकिन जो बाकी भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको दुर्लक्ष किया जाता है, उनको दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही मेरा यहाँ पे कहना है। हाल ही में हमारे सभी के चहेते जो है कपिल देव, उन्होंने भी अपील किया था कि अंशुमन गायकवाड़ जो प्रदेश में इलाज कर रहे हैं कैंसर का, उनको इलाज के लिए पैसे अगर चाहिए, बेचारे कल चल बसे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। दुर्भाग्य से वो कल चल बसे। मेरी मांग यही है कि खिलाड़ी कोई भी हो, लेकिन उनको भविष्य और उनका वर्तमान ये सुरक्षित होना पक्का है, ज़रूरी है। और तभी हमारे यहाँ जो खेलो इंडिया का नारा दिया जाता है, वो खेलो इंडिया सही मायने में सच होगा। सब खिलाड़ियों को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और उन इलाज का खर्च, ये सब बातों को ध्यान करके सरकार ने जो योजना बनानी चाहिए। खिलाड़ियों का नौकरी का कोटा जो दिया जाता है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर, जो महिला खिलाड़ी है या हमारे पुरुष भी खिलाड़ी है, उनकी सुरक्षितता, इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसका कारण आज बीच में हमने देखा था जंतर मंतर पे हमारे ध्यानचंद और हमारे जो महिला पहलवान थे, उनको रास्ते पे आना पड़ा सुरक्षा के लिए और खुद के हक के लिए लड़ना पड़ा, उनको घसीट के लिया गया। तो इस तरह से अगर हम खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे, अवमान करेंगे, तो कैसे खेल बढ़ेगा हमारा और खेलो इंडिया कहाँ का होगा। और इसलिए स्पेशल रेगुलरिटी बॉडी यहाँ पे होनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। इतना ही मेरा कहना है। माननीय रजनी जी। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, डिमांड टू मेक एम्स रायबरेली फुली फंक्शनल। लगभग 10 वर्ष पूर्व एम्स रायबरेली की स्थापना UPA 2 की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी द्वारा की गई थी, परंतु अभी तक 10 साल बीत जाने पर भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है। जबकि इसके साथ जिन एम्स की आधारशिला रखी गई थी, वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनता को समर्पित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मध्यांचल के लगभग 40 जिलों के लिए एकमात्र एम्स रायबरेली है, जहां पर बिहार प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों या उत्तर प्रदेश के मध्यांचल के लोगों को लाभान्वित करता है। एम्स रायबरेली में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण वहां जनसम्मान को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है।
अतः इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सोनिया जी द्वारा प्रारंभ कराए गए एम्स रायबरेली को पूर्ण क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश में संचालित किया जाए, क्योंकि इसके बाद के जितने थे वो भी चल गए, इसके पहले के जितने थे वो भी चल गए, पर इसका शायद दोष इतना है कि रायबरेली में है और आदरणीय सोनिया जी ने इसका प्रारंभ किया था। ये जनहित का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा। मैं इसलिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीतिक पूर्वाग्रह समाप्त करके एम्स रायबरेली को, जहां सिर्फ अभी ओपीडी चल रही है, उसका पूर्ण भवन बनवाया जाए, उसमें मरीजों के रुकने की सुविधा दी जाए। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी वहां गए थे तो मरीजों ने बताया कि यहाँ रात में डॉक्टर रुकते ही नहीं, जबकि पूरी की पूरी चीनी मिल, शुगर मिल एम्स के लिए दे दी गई है। तो इस तरह भूमि भी उपलब्ध है, ज़रूरत भी है, और एक तो मानवीय मसला है, ये हेल्थ का जो होता है, स्वास्थ्य का जो होता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस के लोग ही बीमार पड़ते हैं, उसमें भाजपा वाले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं वहाँ पर रायबरेली। तो इसको तुरंत प्रारंभ किया जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको प्रारंभ करना चाहिए जनहित में। और दूसरा मान्यवर, एक ही बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा अपनी बात, वो कह दूंगा, कल मैं देख रहा था कि सारे सदस्य पानी में, पोर्टिको चूंकि नहीं बना है मकर द्वार पे, तो पानी में किस तरह गए हैं आप इनसे पूछ लीजिए। महिलाएं, अदर्स लोग, तो वहाँ पे पोर्टिको बनना चाहिए। अब ये सरकार में सब कुछ लीक कर रहा है, पेपर भी लीक कर रहा है, और ये बिल्डिंग, ये इनके करप्शन का सीधा जागता नमूना। थैंक यू। माननीय श्रीमती दर्शना सिंह जी, डिमांड टू कंस्ट्रक्ट फुट ओवर ब्रिज एट NH-19 इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मैं आज अपने गृह जनपद चंदौली में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर अपना विषय रखना चाहती हूँ। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि जनपद चंदौली में नेशनल हाईवे 19 होकर गुजरता है, जो एक भारत के सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। सभापति महोदय, चंदौली में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज नौबतपुर और जिलाधिकारी कार्यालय में आने जाने के लिए पैदल यात्रियों को इस हाईवे की 6 लेन की सड़क को पार करके जाना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत असुविधा होती है, जिसके कारण सड़क को पार करते समय अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाओं का डर हमेशा बना रहता है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि जनपद चंदौली में 2 प्रमुख जगहों, मेडिकल कॉलेज नौबतपुर के सामने और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे 19 पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे नेशनल हाईवे 19 पर हो रही दुर्घटनाएं कम होंगी और जनपद वासियों को राहत मिलेगी। धन्यवाद। श्री राघव चड्डा, regarding need for reducing of age for contesting elections in India। थैंक यू सर। सर, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरे दिल के बड़े करीब है। इट पर्टेन्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे भी पहले आना चाहते थे क्या? मैं बताता हूँ सर, मैं क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूँ। सर, भारत देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। हमारे देश की आधी आबादी 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे नेतागण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं सर। सर, आपको जानकर अचंभा होगा कि फर्स्ट लोकसभा जब इस देश की चुनी गई थी, जब देश आज़ाद हुआ, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे। और अभी 17वीं लोकसभा, जो अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हुई, उस लोकसभा में मात्र 12% लोग 40 साल से कम आयु के थे। तो जैसे जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि
उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं। वी आर अ यंग कंट्री विद ओल्ड पॉलिटिशियंस, वी मस्ट एस्पायर टू बिकम अ यंग कंट्री विद यंग पॉलिटिशियंस। और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रोफेशन। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होके नेता बनना, राजनीति में जाना। तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। सर, जब देश का युवा 18 साल की उम्र में वोट डालकर अपने सरकार चुन सकता है, देश का भविष्य चुन सकता है, तो वो 21 साल की उम्र में चुनाव भी जरूर लड़ सकता है। और अंत में आखिरी वाक्य, लास्ट सेंटेंस सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि You made your point. Sri Tiruchi Shiva, demand to safeguard gig and platform workers from exploitative practices. I want to take one more. Mine is a very important issue, sir. I'll renew the notice. Allow it for tomorrow, sir. No, 1 minute I cannot make it. It's a very important issue, sir. You can read the subject. No, sir. Kindly allow me tomorrow. I'll renew the notice, sir. Okay. Please. This will be taken tomorrow as the first item. Question number 106.